गैस, ये तीसरी स्टेज थी मैटर की। हाँ, पदार्थ की जो अवस्थाएं थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथी प्लाज्मा, फोर्थ थी प्लाज्मा। ये थर्ड स्टेज है गैस। इधर गैस, इधर देखो, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, सॉलिड के सबसे पास, लिक्विड उससे थोड़ा दूर, और गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं। ठीक है, गैस में कुछ टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, और पहले धीरे ऐसे देखो, इधर इधर ये है हमारा एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। वायुमंडल में गैसेस हैं, सबको पता है। ठीक है, तो इस पूरे वायुमंडल को, बस बस देखो मत, लिखना स्टार्ट करो दीपांशु। सुनना पहले, समझना फिर लिखना। देखो, पूरा जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल, उसको हम, पृथ्वी की जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ खींचे हुए है, इन गैसेस को अपनी तरफ खींचे हुए है। ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से क्या है, ये हमारा वायुमंडल बचा हुआ है, वरना गैस थोड़ी ना रुकती है, गैस तो इधर उधर भागती रहती है, गैस निकल जाए आपस ग्रेविटी के बाहर, स्पेस में चली जाए, अंतरिक्ष में। लेकिन हमारे पृथ्वी की ग्रेविटी जो है, गुरुत्वाकर्षण, उसने इस पूरे वायुमंडल को नीचे की तरफ खींच रखा है। अच्छा, इस वजह से ये जो गैस है, ये भी हम पर एक प्रेशर लगाती है, क्योंकि इतनी सारी ऊपर गैस है। और हम लोगों ने पढ़ा है लिक्विड में, पिछली बार जब पढ़ा था, द्रव्य में, चाहे लिक्विड हो गैस हो, वो सब चीजें प्रेशर क्रिएट करती हैं। ठीक है, लिक्विड में हमने पढ़ा था ना, लिक्विड का प्रेशर रो जी एच, रो मीन्स डेंसिटी, ग्रेविटी एंड हाइट। जितना नीचे रहोगे लिक्विड में, पानी में जितना नीचे डुबकी लगाओगे उतना प्रेशर लगेगा, और पानी के वॉल्यूम पे निर्भर नहीं करता, ये भी पढ़ा था हमने कि प्रेशर। तो ऐसे ही एयर का भी प्रेशर होता है। इतनी सारी वायुमंडल हमारे ऊपर है, उस सब का प्रेशर हम पे है, लेकिन हमें फील नहीं हो रहा। उसका कारण हम बाद में लिखेंगे अभी। ठीक है, लेकिन पहले हम एटमॉस्फेयर के बारे में दो तीन बातें लिख लेते हैं। ठीक, जो पृथ्वी का वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, ठीक है, वो ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है, पृथ्वी से लगा हुआ है। लिखना है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ हैज स्टेबल एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के पास एक स्थायी वायुमंडल है, गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के पास एक स्थायी वायुमंडल है। और इस वायुमंडल में देखो, बहुत सारी गैस है, यहां इसका काम नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, ज्योग्राफी में लिखा ही हुआ है सबको कि वायुमंडल की हम लोगों ने बहुत सारी लेयर्स पढ़ी थी ना, परतें, कि सबसे नीचे है ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, फिर संताप मंडल, फिर मध्य मंडल ना, हाँ, फिर आयन मंडल, फिर एक्सोस्फीयर, वायुमंडल, ऐसे वायुमंडल की लेयर्स हैं, परतें हैं। हम, हमारे पूरे वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन है। फिर ऑक्सीजन है 21%। फिर ऑर्गन है 0.9%। और फिर आता है CO2 0.04%। ये कम, ये तो चार कम से कम लिख ही दो हमारे एटमॉस्फेयर में, ऐसे लिख डाल दो इनका फिर से नाम, कि फोर जो मेजर गैसेस हैं हमारे वायुमंडल में, नाइट्रोजन, सेवेंटी, कितना, 8%, ऑक्सीजन 21, ऑर्गन पहले लिखना है तीसरे नंबर पर 0.9%, 0.9। और लास्ट में है कौन सा, जो चार हमें लिखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.04%। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन गैस है, हाँ, खाली कार्बन, CO2 है ना गैस। चलो इधर देखो, अब हम आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। इधर देखो, जाओ,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो, वायुमंडलीय दाब, इसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। एटमॉस्फेरिक, इधर सब लोग देखो, इसको एटीएम ऐसे वो करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा होता है, देखो। और ये प्रेशर ही होता है दाब। दाब का हम लोगों ने पिछली क्लास, लास्ट क्लास में हम लोगों ने दाब का फॉर्मूला पढ़ा था। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है प्रेशर। फोर्स का यूनिट होती है न्यूटन, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी का दूसरा नाम क्या है? पास्कल। एसआई यूनिट में इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कह दिया जाता है, ठीक है। तो ये फोर्स की यूनिट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लगता है, वायुमंडल का दाब, उसकी भी यूनिट यही है ना, क्योंकि वो भी तो प्रेशर एक है। लिख देना, एक बार लिखा हुआ है ऑलरेडी लिक्विड में, लेकिन फिर यहाँ पे लिख देना कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और इसलिए क्या, फोर्स का मतलब न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ, हो गया। और इसी को क्या बोलते हैं एसआई में? पास्कल बोलते हैं, पास्कल रूल। हाँ, 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 नहीं परसों। देखो इधर, तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इधर जो, इधर सब लोग, हमारा वायुमंडल, एयर जो जो है हमारे ऊपर की वायुमंडल, वो हम पर जो दबाव डालता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो होता है, उसकी यूनिट लिखनी है सबको, 101325 पास्कल्स, इतना डालता है। और इसी को क्या बोल देते हैं? वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक बार देखो, 101 325 है, हाँ ठीक, 325 पास्कल, या इसी को बोला जाता है वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कभी कभी इसकी वैल्यू पूछ लेते हैं, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एक यूनिट वायुमंडलीय दाब, हिंदी में ऐसे लिखना, एक यूनिट वायुमंडलीय दाब क्या है? 101 325 पास्कल। पास्कल का मीन्स फिर से वही, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एसआई मानक है इसका, ठीक है। हो गया। अब यहां पर नोट डालेंगे हम लोग, और दो तीन बात लिखेंगे इस प्रेशर को मापने की या मेजर करने की से रिलेटेड है। पहले सुनना, इधर देखो, प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, जो इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, वो है बैरोमीटर। क्या है? इसीलिए देखो, बार भी क्या है? दाब नापने की एक इकाई है, सीजीएस। सीजीएस यूनिट क्या होती है? बार होती है। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स। तो पहला तो हम ये बात लिखेंगे, क्या बोल रहा था, बात ही की शुरू क्या किया था? हाँ, बैरोमीटर बता रहा था। तो नोट नंबर 1 ऐसे लिखेंगे कि बैरोमीटर इज यूज टू मेजर द प्रेशर। दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हो गया बैरोमीटर। नंबर 2, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है काम की, देखो कि इस बैरोमीटर में प्रेशर को मेजर करने के लिए मरकरी का यूज करते हैं। किसका? पारे का यूज करते हैं। किसी भी लिक्विड से नापा जा सकता है कि हमारा वायुमंडल कितना प्रेशर डाल रहा है, लेकिन मरकरी क्या होता है, थोड़ा डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी, गाढ़ा होता है, तो कम मरकरी की जरूरत होती है। पानी से भी मेजर किया जाता है, लेकिन पानी के लिए जो यूज करके बैरोमीटर बनाओगे, वो बहुत ऊंचा बनाना पड़ेगा, 10 10.5 मीटर का बैरोमीटर बनेगा, बहुत ऊंचा। और एच जी जो पर मरकरी होता है, वो बहुत डेंस होता है,
पानी के मुकाबले, इसलिए बस इतना सा एक टेस्ट ट्यूब में लेके आप उसको मेजर कर सकते हो ना। किसी भी लिक्विड से प्रेशर नापा जा सकता है। तो हम दूसरा पॉइंट क्या लिखने जा रहे हैं कि जो बैरोमीटर में यूज किया जाता है वो क्या होता है, एचजी, मरकरी। मरकरी यूज करते हैं बैरोमीटर में प्रेशर को मेजर करने के लिए। अगली चीज देखो इधर, इसलिए जो मरकरी के अकॉर्डिंग आप बैरोमीटर का देखोगे कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, अभी तो हमने पास्कल में लिखा था, तो मरकरी का बैरोमीटर आप जब देखोगे तो उसमें आता है 760 mmHg। एचजी तक का मतलब तो पता ही है, मरकरी का बैरोमीटर है ये, मिलीमीटर। ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसको सेंटीमीटर में भी कभी पूछते हैं तो 76 करना पड़ेगा ना खाली। ये किस में है, मिलीमीटर में है। 70, अगर सेंटीमीटर में पूछ ले तो सिर्फ 76 सेंटीमीटर mmHg। ये एक वायुमंडलीय दाब होता है। वो जो हमने लिखा था अभी 101325, वो किसमें है, पास्कल में। ये एचजी, ये सबसे, ये उससे भी ज्यादा पूछा जाता है। उससे भी ज्यादा क्या, आप ये मान लो 99% टाइम यही पूछा जाता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, वायुमंडलीय दाब। पास्कल में पूछे तब तो वो टफ है बहुत, वो पूरा नंबर याद रखो, 101, 325। ये बैरोमीटर में एक वायुमंडलीय दाब की यूनिट होती है, 760 mmHg। अब नोट नंबर 3, नोट 3 चल रहे हैं, सुनना इधर बात। देखो इधर, पानी के अंदर अगर जाए इंसान तो पानी का प्रेशर हमें पता चलता है। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा गहरे में जो अगर कोई लोग चले जाए बिना वो जो पहनते हैं, जो डाइविंग करके टाइम पे डुबकी लगाते टाइम पहनते हैं, तो उनके लंग्स फट जाते हैं ना। ज्यादा गहराई में नहीं जा सकते ऐसे, कि बॉडी जो उस प्रेशर को के लिए अडॉप्ट नहीं है हमारी, ठीक है, इसलिए सब पहन पहना के जाते हैं और डाइविंग करने। कानों में दिक्कत सबसे पहले शुरू होती है। पता है जो लोग डाइविंग करते हैं, पता नहीं किसी ने देखा नहीं देखा है, बहुत जगह पर, इंडिया में भी है और दूसरे देशों में तो बहुत होता है, जहाँ पे सैंड माइनिंग होती है, रेत बेची जाती है, स्मगलिंग होती है, रेत में बहुत फायदा है, रेत में। हाँ, हमारे तरफ नदी वदी वहां पे करते हैं, और वो लड़के हैं वो बाल्टी लेते हैं, लेके अंदर घुस जाएंगे, अंदर से रेत निकाल के लाएंगे, फिर डुबकी लगाएंगे। उनको हर बाल्टी का कोई 5 रुपए देता है, कोई 10 रुपए देता है, कोई 8 रुपए, ऐसे दे जाते हैं। अफ्रीका में तो और डॉक्यूमेंट्री बनती है बहुत सस्ते सस्ते। तो उनको जो सबसे पहले प्रॉब्लम शुरू होती है, उनके कान की आवाज, वो जो उनको सुनने की दिक्कत वो होती है, वो शुरू होती है कानों में, सीट में सबसे पहले। क्योंकि वो जितना अंदर घुसते जाएंगे उतना एयर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और सबसे पहले कानों पे उसका असर पड़ता है। ठीक है, इसीलिए मैंने जिसने जिसने ज्योग्राफी पढ़ी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो बताया हुआ कि जैसे 0 डिग्री पे सबसे कम प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है, इसलिए वहां पे भी कानों में आवाज आने लगती, सीटी आने लगती। इसलिए पहाड़ों पे जाओ तो प्रेशर कम पड़ जाता है, तब भी दिक्कत होने लगती है ना, क्योंकि हमारे कान जो है वो इस वायुमंडलीय दाब के लिए अडॉप्ट कर चुके हैं। अब ज्यादा चेंज अगर होगा तो इनको दिक्कत होती है, चाहे पहाड़ों पे जाओ, चाहे प्लेन में ट्रेवल करो, हवाई यात्रा करो, लंबी हवाई यात्रा, या पानी के अंदर जाओ। वो बात अभी वो भी नोट में लिख लेंगे, लेकिन यहां पर बात है कि ये इतनी ऊपर हवा, इतनी है, इतने किलोमीटर की एयर है, उसका हमें कुछ पता नहीं चलता कि हमारे ऊपर हवा है। पानी में जाओ तो 10 फीट भी जाओ, हमें पता चलेगा पानी ऊपर से है। 20 फीट चले गए तो मतलब 20-30 फीट तो कानों में दिक्कत, 50 फीट चले गए तो फट जाएंगे फेफड़े उफड़े। लेकिन इतनी ऊपर की हवा है, इतने किलोमीटर, लेकिन हमको नहीं पता चलता। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो उसको मेंटेन कर देता है, वो ज्यादा मेंटेन। मतलब हमारी बॉडी, ऐसे मान लो अगर एयर प्रेशर ऐसे लग रहा है, ग्रेविटेशन की वजह से पूरी हवा, वायुमंडल नीचे की तरफ है, तो हमारी बॉडी ऊपर की तरफ थ्रस्ट टेक कर रही है, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या करते हैं? इसलिए ये ब्लड प्रेशर जो होता है ये मेंटेन कर देता है, इसको बैलेंस कर देता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। हम लोग लिखते हैं ना, लिखते क्या है ये तो पता ही होगा कि ब्लड प्रेशर में, आ जाओ, निकलो निकलो, सिस्टोल और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो प्रेशर होते हैं। ठीक, पता है ये, ब्लड प्रेशर जब नापा जाता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर होते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको?
पता है किसी को? नहीं नहीं, इनको उच्च रक्त नहीं, वो तो अलग चीज। अब इसमें देखो, ये इसमें देखो कभी देखना तो ये स्टैंडर्ड होता है 120/80। इधर देखो mmHg, और हमेशा mmHg में देखो कि mmHg में मेजर करना ज्यादा आसान। mmHg, तो देखो जब हम लोगों का जो हार्ट है, आर्टरीज वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, खिंचती है ना हार्ट, तो ब्लड बाहर की तरफ फिकता है पूरी, मतलब जितनी भी आर्टरीज है सब में फैल जाता है, संकुचन। हाँ, तो वो 120 mmHg प्रेशर होगा। और जब हार्ट हमारा रिलैक्स होगा तो 80 mmHg हो गया। इसलिए कहते हैं जब इससे बाहर, रेंज से बाहर जाए, इससे 80 से नीचे चला जाए, लो प्रेशर करते हैं, लो ब्लड प्रेशर होने लगा। 120 से ऊपर चलना लगेगा। हाँ, 120 से ऊपर चला गया। स्टैंडर्ड याद रखना है हमें, ठीक है? स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए? 180 से, वो भी नहीं याद रखना है, पहले ये सुनो। ये स्टैंडर्ड रेंज है हमारी, मतलब जब हार्ट संकुचित हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, तो 120 mm। अब देखो इधर हमारा वायुमंडल कितना प्रेशर लगा रहा है? 76 mm। कहाँ गया? हाँ, 760 mmHg। लेकिन ये हमारी बॉडी इतनी छोटी है, ठीक है, इसलिए ये प्रेशर जो है हमारा मेंटेन कर देती है, ठीक है, और हम उतना बड़ा प्रेशर हम एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग एक बात लिख देते हैं कहीं पर, ये कहीं पर क्या, वहीं पे नोट डाल के लिख देते हैं। हाँ हाँ, अलग से बॉक्स बना के लिख दो कि हमें वायुमंडल के प्रेशर का, एयर जो वायुमंडलीय दाब है उसका, हमें वो वायुमंडलीय दाब हमें नहीं पता चलता क्योंकि हमारी बॉडी में प्रेशर होता है, एयर प्रेशर होता है। हाँ, एटमॉस्फेरिक असर नहीं होता। समझ गई कहने का बात, मतलब क्या है? अपने आप लिख लो, इधर मत देखो, लिखना शुरू करो जल्दी। हाँ, जो आया समझ में। और ये जरूर लिख देना, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है। सिस्टोलिक मतलब जब संकुचन होता है हार्ट में तब, और डायस्टोलिक मतलब जब फैलाव होता है तब। 120 एंड 80। अब ऋषभ को बताना है ये ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से? एक हो गया, दीपा बता रही, बताओ। स्टेथोस्कोप, जब वो आला होता है लगाने वाला। स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं उसको ना, लिख देना स्फिग्नोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए। ये इंस्ट्रूमेंट सब लिख चुके हो, स्फिग्नोमैनोमीटर टू मेजर ब्लड, हार्ट बीट। हाँ। हम्म। और ये स्टैंडर्ड वाला तो खूब पूछते हैं ना कि कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर। चलो, ये प्रेशर के बारे में बेसिक बातें हो गई। इधर देखो कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, बैरोमीटर हो गया। अब हम लोग लिखते हैं लॉ, प्रेशर, गैसेस, गैस एक लॉ फॉलो करती हैं, वैसे एक क्या दो तीन लॉ होते हैं, गैसेस लॉ बोलते हैं। फिर से ये केमिस्ट्री में बहुत पढ़े जाते हैं, हम लोग यहाँ पर कम से कम दो तो लिख ही देते हैं, ठीक है। पहला है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स बॉयल ने दिया। इंटरेस्टिंग लॉ है, आसान लॉ है, और हम सुनना है, समझना पहले इसको। देखो देखो इधर, इधर देखो, ये प्रेशर और वॉल्यूम, दाब और आयतन में रिलेशन दिया गया है कि जब प्रेशर बढ़ाओगे आप तो गैस के पार्टिकल पास पास आते चले जाए, नहीं, प्रेशर बढ़ाओगे तो पार्टिकल पास में, मतलब इसका उनका वॉल्यूम कम होने लगेगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, यही क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ। लेकिन उसने पहले कंडीशन लगा दी कि बाकी सब चीजें नियत रहें तब, अगर बाकी सब चीजें टेम्परेचर वगैरह सेम रहे, उसको ना चेंज किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। दाब बढ़ाओगे, दाब बढ़ाने से चीजें पास आती, पार्टिकल पास आते हैं, तो पार्टिकल पास आते चले जाएंगे, मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसीलिए देखो, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V,
और फिर ये P, या ऐसे हम लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नियत कांस्टेंट, या ऐसे लिख सकते हो पी एन वी एन पी टू। अगर पी बढ़ाओगे तो उसी वक्त में वॉल्यूम कम हो जाएगा ना। ऐसे कैसे भी लिख सकते हो इसको, लेकिन पहले स्टेटमेंट ये लिखना, इफ ऑल अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये लाइन लिख देनी है, दाब वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, ये बॉयल्स लॉ जो है ये लिक्विड फॉलो नहीं करते, क्यों ऐसा? कल पढ़ा था हमने लिक्विड, कि लिक्विड में प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम पास में नहीं आता। अगर ये फॉलो करने लगे तब तो हाइड्रोलिक का सिद्धांत ही फेल हो जाएगा। हाइड्रोलिक का सिद्धांत इसीलिए है क्योंकि वो बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं होगा वही पूछ रहा हूं। ये तो पता है नहीं होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो कैसे हाइड्रोलिक काम करेगा? अलग बताओ, लगाओ बुद्धि लगाओ, नया बताओ। अरे तो सोचने वाली चीज है, पढ़ने से वो नहीं है, पढ़ाओ नहीं। कौन बताएगा? हाँ, अरे तुम कहने का वो इसीलिए हो रहा था ना कि आपने एक तरफ से पिस्टन बनाया था ना कल, कि एक तरफ से आपने फोर्स लगाया तो दूसरी तरफ लिक्विड उठेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने फोर्स लगाया तो लिक्विड आपस में चिपक जाए, छोटा हो जाए, वॉल्यूम कम हो जाए। गैस में ऐसा होगा, स्पेस नहीं होता। लिक्विड क्या होते हैं, वो इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं या असंपीड्य होते हैं, ये बोला जाता है ना। लिक्विड को प्रेस दबाया नहीं जा सकता। हाँ, लिक्विड को दबाया नहीं जा सकता, इसी वजह से लिक्विड जो है बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, गैस फॉलो करती है सिर्फ। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोलिक लॉ को फॉलो करते हैं। याद ही नहीं, सब आधे लोगों के तो ऊपर से जा रहा, क्या बोल क्या रहे हो? हाँ? कल पढ़ा था हमने हाइड्रोलिक लॉ। ये देखो, ये है गैस, ये तो समझ में आ रहा होगा। गैस कहाँ गया? गैस में प्रेशर ऊपर से देखो इंक्रीज हुआ, गैस का पार्टिकल पास आ गए, वॉल्यूम पहले ऊपर इतना था अब इतना हो गया, छोटा हो गया। यहीं पर इस गैस की जगह पानी भरो आप, ग्लास फट जाएगा लेकिन पानी छोटा नहीं होगा। ऐसा नहीं है पानी इतना था उसको उतना कर लो, आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि लिक्विड क्या होता है, वो कंप्रेस नहीं होता, तो दबेगा नहीं, वो इनकम्प्रेसिबल है, संपीड्य है। इसीलिए वो हाइड्रोलिक लॉ को फॉलो करता था। एक आपने एक तरफ छोटा सा पिस्टन से थोड़ा ताकत लगाई, फोर्स लगाया, दूसरी तरफ वो उठेगा जाके। अभी भी नहीं आया? चलो समझ में आ गया तो बढ़िया है, वरना लिक्विड वाला वो याद रखना है। ये बॉयल्स लॉ है, ठीक है। हाँ, बस ऐसे ही एक चार्ल्स लॉ भी होता है। चार्ल्स लॉ लिख देना, हेडिंग डाल दो, चार्ल्स लॉ। थर्मोडायनेमिक्स में भी है, यहाँ पे भी है, मतलब इनको ये असलियत में है तो केमिस्ट्री में। हाँ, तो गैस लॉ, गैस फॉलो करती ना इन चीजों को, इन लॉ को, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। हाँ, अच्छा देखो, बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में संबंध बताता है, जबकि जो चार्ल्स लॉ है, कहाँ गया? चार्ल्स लॉ वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में बताता है। इसके किस बीच में? टेम्परेचर के बीच में, कि टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप टेम्परेचर पर देखो, अब फिर यहीं से देखो प्रेशर हटा दो ऊपर से, इनको अब नीचे से गर्म करना है। आप गर्म करोगे तो पार्टिकल और दूर दूर तक भागेंगे, भागेंगे। मतलब क्या, टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लिख देना बस, ये चार्ल्स लॉ है। तो ये कभी कभार पूछ लेते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में संबंध बताने वाला लॉ कौन सा है,
या टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन बताने वाला लॉ कौन सा है? चार्ल्स लॉ। हाँ, तो लिख देना टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हाँ, समानुपाती होते हैं। चार्ल्स लॉ जो है वो लिक्विड भी फॉलो करते हैं। बॉयल्स लॉ पूरी तरीके से लिक्विड फॉलो नहीं करते। ये लिक्विड गैस दोनों फॉलो करते हैं चार्ल्स लॉ कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसीलिए इसको ऐसे देते हैं, ये टी लिख दिया, या इसको ऐसे भी लिखा होता है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, मतलब V और T के नीचे इधर ले आओ, या T1/V1 लिख दो, कैसे भी लिख दो, वो बात वही होती है ना। तो ये ऐसे लिखा होता है, ये V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये क्या है? चार्ल्स लॉ लिखना है, V1/T1 V2/T2। हो गया? अच्छा, तो T1/V1 कर दो ना, V इधर ले आओ, क्या दिक्कत है? मैं उधर ले गया क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर एक तरफ रखा है, वरना इस फॉर्मूले में ऐसे लिखा होता है V प्रोपोर्शनल टू T, ऐसे लिखा होगा। बात वही है, या T प्रोपोर्शनल टू V कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना उसमें। हाँ, अच्छा आप देखो चार्ल्स लॉ, ये इसको देखो, एक इक्वेशन है, इसको आइडियल गैस इक्वेशन बोला जाता है। ये बहुत कम गैस फॉलो करती है, लेकिन अगर कोई आदर्श गैस है, आइडियल गैस है, वो उसको फॉलो करेगी। देखो ये दोनों उन लॉ को कंबाइन किया कर दिया गया है, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को। बॉयल्स लॉ क्या बोलता था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और ये क्या बोलता था? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो देखो यहां पर T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशन है, मतलब V इधर को आएगा तो नीचे आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, नहीं नीचे की तरफ आ जाएगा अगर P इधर लेके आओगे। तो इन चार से बॉयल लॉ को कंबाइन कर देंगे तो ये आइडियल गैस इक्वेशन हो जाती है, जो आदर्श गैस है वो फॉलो करती है। इसको लिख देना बस, इसको कभी कभार इक्वेशन पूछ लिया जाता है, फिर से केमिस्ट्री में काम है, केमिस्ट्री का काम, तो लिख देंगे आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आदर्श गैस, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। इसमें ये जो है कौन सा, कहाँ गया? ये अमाउंट है, मोल कितने हैं पार्टिकल गैस के, ये वाला कभी कभार पूछ लेते हैं कि गैस कांस्टेंट क्या होता है, आर। ये इसकी वैल्यू होती है, एक नियतांक है, 8.3 जूल पर मोल केल्विन, MOL। ये इसकी वैल्यू होती है, ये गैस नियतांक होता है, गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू लिख देना कभी ना, कुछ कुछ। हाँ, जूल पर मोल केल्विन, ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, 3 आर की। हाँ, ये कांस्टेंट है ना, ये फिक्स रहेगा हमेशा। और इस पे बहुत सारे इक्वेशन बनते थे, मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो वाले, सॉल्व करने वाले, कि प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, इतने अणु, इतने एटम्स हैं, इतने मोल, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा बताओ, या दो चीजें और दे दी, इसका ये बताओ क्या होगा, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करके। चलो, तो ये बस हमको लिखना था। अब हम लोगों को पढ़नी है, चलो ये हटा दो, बर्नौलीज थ्योरम। कौन सी? बर्नौली की थ्योरम, हेडिंग डाल देनी है, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम का पहले एक सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग इधर।
देखो सुनना इधर, बर्नौली थ्योरम ये बोलती है कि इफ देयर इज इंक्रीज इन स्पीड, लिखना मतलब सुनना है, पहले समझना है कि अगर किसी गैस या कोई भी लिक्विड हो, चाहे पानी हो, लिक्विड हो चाहे गैस हो, फ्लूइड बोले जाते हैं ना, द्रव, कि अगर किसी फ्लूइड की, द्रव्य की स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। बस ये एक स्टेटमेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, सबको इस पे बहुत क्वेश्चंस और बहुत सारे एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। फिर से समझना कि अगर स्पीड बढ़ती है किसी भी फ्लूइड की तो प्रेशर कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। ठीक है, और इसका कहाँ गया ये वाला सिस्टम, देखो ये लिक्विड है, फ्लो हो रहा है, जैसे एक बनाया गया है, यहाँ पे ज्यादा लिक्विड है, यहाँ पे कम है, इसलिए जब ये सकरे रास्ते में इस पे आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जब स्पीड बढ़ी तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर मतलब अब दाब, अब लिक्विड कम है यहाँ पर, ठीक है, जहां पर ज्यादा होगा वहां पर वो कम स्पीड से चलेगा, तो स्पीड कम है इसलिए दाब ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। तो समझ में आ रहा होगा ना, इसलिए जब जैसे स्पीड बढ़ेगी उसका प्रेशर कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। ये बर्नौली का सिंपल स्टेटमेंट है, पहले इसको लिख लेते हैं कि बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। बोल, लिखना क्या, यही लिखना है बस, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ फ्लूइड्स रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन प्रेशर। किसी द्रव्य की गति बढ़ने से उसके दाब में कमी आती है, स्पीड बढ़ेगी तो दाब कम हो जाएगा। ये बर्नौली का सिंपल स्टेटमेंट है। प्रेशर, बर्नौली के, अब इसके नीचे नोट डालेंगे हम लोग। नोट नंबर 1, पहला और बात सुनेंगे इधर देखो, बर्नौली की जो थ्योरम है ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर आधारित है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था पहले गति में, मोशन में, उसको बोलते हैं ऊर्जा के संरक्षण का नियम। इस पर आधारित है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले इसको लिख लेते हैं, अभी समझते हैं, पहली बात लिख लेते हैं कि बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बर्नौली की थ्योरम प्रूफ करने के लिए, पता नहीं तुम लोगों को सबके में एक्सपेरिमेंट ना पेपर पेज वाला वो होता है, एक पेज है रिंकी के पास है, एक ये वाला पेज ऐसे वाला, ये कराते थे हमारे टीचर, हमें याद है, ऐसे किया होगा, पंखा चल रहा होगा भी नहीं। इधर देखो सब लोग, हो गया तब तो बढ़िया, नहीं हुआ तो फालतू में बेइज्जती वाली बात है। देखो ऐसे देखो, हो तो रहा, मतलब क्या है, अगर आपने देखो ग्रेविटी ने इसको इस पेज को, इधर ललित, ग्रेविटी ने इस पेज को मैंने इधर से पकड़ रखा, नीचे कर रखा है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर की तरफ से तेज हवा निकालोगे इस पे एयर प्रेशर कम हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ होगी। एक बार तुम्हें मजा आ रहा है इसमें, ये देखो ऐसे, तो ऊपर से तेज हवा निकलेगी और ये ऊपर की तरफ, मतलब इस पे जो एयर प्रेशर है वो कम हो गया। यही बर्नौली थ्योरम कह रही है, अगर अभी हवा स्टेबल है, जैसे चल रही होगी वैसे चल रही है, तो मतलब क्या है, गति कम है हवा की, तेज गति, इसीलिए बर्नौली के थ्योरम के ये यूज होते थे कि जब आंधी आती तो जो छते छप्पर होते हैं वो उठ क्यों जाते हैं, सब टीन क्यों उड़ने लगती है, ये वाले सिद्धांत है, तेज हवा से निकले हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं, किस सिद्धांत पर उड़ते हैं, बर्नौली, सब बर्नौली थ्योरम है। ये तो याद ही रहेगा ये वाला, ठीक है। तो क्या, हाँ, पेज बच गया, पेज थोड़ी ना कुछ करना था। हम्म, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं बर्नौली थ्योरम का, वो कंजर्वेशन ऑफ, नहीं ये वाली लाइन लिख ली, हाँ चलो पहले, पहले एग्जाम्पल लिखने थे जैसे जो मैं बता रहा था, चलो आप पहले यही लिख लेते हैं। और
ये काम इसलिए होता है, देखो इधर, इधर सब लोग, हम लोगों ने जब गति के नियम पढ़े थे मोशन के, तो वहां पे पढ़ा, हमने ये पढ़ा था ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ठीक है, कि मतलब किसी भी पॉइंट पर एक क्लोज सिस्टम में, पुष्पेन तुम थे कि काइनेटिक और जो पोटेंशियल एनर्जी है बराबर रहती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। मैंने पेंडुलम का एग्जांपल भी अगर याद करो तो बनाया था कि देखो यहां पर गए तो यहां पर सिर्फ आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा है, स्थिति की वजह से, आपकी पोजीशन की वजह से। इस तरफ आओगे तो यहां पर भी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, बिल्कुल कोने में जब ये पेंडुलम पहुंचेगा, गतिज ऊर्जा नहीं है। अब जब यहां पर पहुंचे बिल्कुल बीचों बीच, अब यहां पर स्थितिज ऊर्जा नहीं बची, क्योंकि अब स्थिति की वजह से उसके पास कोई ऊर्जा नहीं है। स्थिति तो उसकी सामान्य है, वो वहां टिका रह सकता है। उसके पास जो गति है उसको काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। और जब इन बीच में यहां पर होगे तो दोनों होगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हर जगह पर एनर्जी बराबर ही रहेगी। अगर यहां पर एनर्जी हम लोग लिख रहे हैं कि चलो कितना होगा, 10 जूल है, तो यहाँ पे भी 10 जूल होगी, काइनेटिक 10 जूल हो, यहाँ 5-5 हो जाएगी, 5 काइनेटिक 5 पोटेंशियल, ऐसे, लेकिन रहेगी 10 जूल ही एनर्जी, जब तक कोई बाहर से कोई चीज, एक्सटर्नल चीज नहीं लगाई जाएगी। ये ऊर्जा के संरक्षण का नियम था। ठीक है, तो देखो ऐसे ही हमारा सोलर सिस्टम काम करता है एनर्जी कंजर्वेशन पे, लेकिन वो बस एंगुलर मोमेंटम वाला हो जाता है, एनर्जी चारों तरफ घूमता है, लेकिन है एनर्जी कंजर्वेशन वही। इसीलिए देखो हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था, अगर ये बीच में सन है, पृथ्वी जब बिल्कुल पास में आती है ना तो बहुत तेज घूमने लगती है, दूर जाती है तो स्लो हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, संरक्षण काम करता था। यही बात यहां पर है, मतलब जब लिक्विड नैरो स्पेस से गुजरता है तब उसकी स्पीड तेज हो जाती है, क्योंकि हमें ऊर्जा बराबर रखनी है। ऊर्जा यहां भी बराबर रहेगी, यहां भी बराबर रहेगी। अब ऊर्जा बराबर करने के लिए यहां पे देखो प्रेशर हो गया ज्यादा, तो स्पीड कम हो गई। यहाँ पे प्रेशर जब कम हुआ तो स्पीड ज्यादा बढ़नी चाहिए, तभी तो ऊर्जा बराबर रहेगी। ऊर्जा बराबर रखनी हर पॉइंट पर। इसीलिए बोलते हैं बर्नौली की थ्योरम जो है ऊर्जा के संरक्षण के नियम का ही एक रूप होता है। ठीक है, एक उसका केस होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, दूसरी बात हम बर्नौली की लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, किसी भी फ्लूइड में अगर कोई फ्लूइड मतलब द्रव्य बह रहा है तो उसके किसी भी पॉइंट पर ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, फिक्स रहेगी। दूसरा स्टेटमेंट उसी से बता रहा हूं कि यहां पर बस ऊर्जा नियत कैसे है, कि यहां पर प्रेशर वाली ऊर्जा ज्यादा है, चलने वाली ऊर्जा कम है। यहां प्रेशर वाली ऊर्जा कम हो गई तो चलने वाली ज्यादा हो गई, स्पीड वाली, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, लेकिन ऊर्जा रहेगी बराबर ही है। तो हम लोग दूसरा स्टेटमेंट लिख लेते हैं बर्नौली का, इसी के, ये जो बात लिखी इसके बाहर, हाँ, कि किसी भी फ्लूइड में, फ्लूइड मतलब द्रव्य में, किसी भी फ्लूइड या द्रव्य में प्रत्येक पॉइंट पर या एट एवरी पॉइंट एनर्जी इज कंजर्व, प्रत्येक पॉइंट पर ऊर्जा नियत रहती है। फ्लूइड मतलब आगे एक लाइन आगे छोटा सा एक वर्ड जोड़ दो, फ्लोइंग फ्लूइड, बहते हुए द्रव्य में, मतलब बह रहा हो, हाँ? बहते हुए द्रव्य में ऊर्जा हमेशा क्या रहेगी, नियत। हाँ, फ्लोइंग, बह रहा हो कोई द्रव्य, नियत रहेगी। और यहां पर छोटा सा अपनी भाषा में ये वाली बात लिखना जैसे समझ में आता है, देखो इधर, इधर कंजर्व, हाँ, कांस्टेंट। अब देखो इसमें बात क्या मैं बोल रहा था कि कि जब दाब ज्यादा होगा, प्रेशर की ऊर्जा ज्यादा होगी तो स्पीड कम होगी। जब प्रेशर की ऊर्जा, ये वाला बना दे दो यहां पर, ये वाला ऐसे बना दो छोटा सा, तो फिर लिखो इसको, ये वाला इसको बना दो। और इसके नीचे एक फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, जो बर्नौली की इक्वेशन होती है। बर्नौली की इक्वेशन क्या है, P प्लस हाफ रो वी, रो मीन्स डेंसिटी यहां पर ना, या डी भी लिख सकते हो, रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये नियत रहेगी हर पॉइंट पर। जल्दी ये इक्वेशन लिख देनी है। बर्नौली ने
की इक्वेशन कि प्रत्येक पॉइंट पर ऊर्जा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी। वो इक्वेशन लिख देनी है ना। अब इसीलिए और यहां पर हम लिख भी सकते हैं, देखो इधर, ये है प्रेशर एनर्जी। पी का मतलब क्या है, प्रेशर एनर्जी। लिख देना है इनका मतलब पी मतलब प्रेशर एनर्जी, दाब ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा, ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी हो गई है। पी का मतलब लिख दो प्रेशर एनर्जी, यहां पर प्रेशर एनर्जी की फॉर्म पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। हाँ, वहां पर एम यहाँ लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसकी डेंसिटी ली जाती है, ठीक है, प्लस रो जी एच। ये दाब ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा, ये हर पॉइंट पर ये नियत रहेगी। अब देखो ये बात वो हम लिख सकते हैं बस समझने के लिए कि जब पढ़ो तो याद आ जाए। देखो इधर सब लोग, फिर से बोल रहा हूं, देखो वो पॉइंट जो होगा यहां पर स्पीड कम है, मतलब एम वी स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा बहुत कम हो जाएगी क्योंकि स्पीड बहुत कम है, लेकिन दाब प्रेशर ज्यादा होगा, ये होगा ना, प्रेशर एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा तो बराबर ही रहेगी लगभग यहाँ पर, ठीक है। हाइट की वजह से थोड़ी सी वहां पे ज्यादा होगी, यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाएगी। देखो यहाँ पर आए तो यहाँ पर वो कम हो गया प्रेशर एनर्जी, ये थोड़ा सा कम हो गया स्थितिज ऊर्जा, लेकिन एम वी स्क्वायर ये बढ़ गया क्योंकि स्पीड बढ़ गई। इस वजह से क्या होगा, ये टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ये बर्नौली की थ्योरम है। या तो बर्नौली की थ्योरम वैसे पूछ लेते हैं, उसका एप्लीकेशन जो पहली लाइन हमने लिखी थी कि जब फ्लूइड की, द्रव्य की स्पीड ज्यादा होती तो प्रेशर कम होगा, ठीक है, स्पीड कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, या वो स्टेटमेंट पूछ लेते हैं या ऊर्जा के रूप में पूछ लेते हैं। अब हम इसके एप्लीकेशन लिखते हैं, ले ले रहे हैं, यूज ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली की थ्योरम के एप्लीकेशंस या यूज। बर्नौली की थ्योरम के बहुत सारे यूज हैं, इनमें से हम कुछ 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 के तो नाम लिखेंगे इधर, देखो जो यहाँ नहीं, कुछ यहाँ पे नहीं भी लिखे हैं वो भी लिखेंगे। पहला तो हम लोग स्टेटमेंट वही वाला लिखते हैं कि जब आंधी आती है या, हाँ, तो ये टीन वगैरह उड़ क्यों जाते हैं ना, वो भी क्या है, बर्नौली थ्योरम लिखना है, वो पूछा जाता है। हाँ, छप्पर का उड़ जाना, टीन का, कपड़ों का, किसी भी चीज का उड़ जाना, हाँ, किसी भी चीज का उड़ जाना। हल्की चीज ये उड़ा दोगे। साइक्लोन आएगा तो उससे भारी चीज उड़ेगी, जितनी स्पीड ले आओ उतना। हम्म, किसी भी चीज, टिन का। नंबर टू, देखो इधर देखो, एयरप्ले एयरप्लेन, एरोप्लेन्स जो होते हैं वो भी बर्नौली की थ्योरम का यूज करके उड़ते हैं, लिखना है। हम्म, कभी है, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, सब हेलीकॉप्टर तो ऐसे इजीली समझ सकते हो। देखो इधर, जब पंखा घूमता है ना तो उसके अपने आसपास की स्पीड तेज होती है तो क्या होता है, प्रेशर कम हो जाएगा। जब लो हाँ, प्रेशर जब कम हो गया तो उसको लिफ्ट करना आसान होता है, ऊपर की तरफ भागता जाएगा। जैसे अभी वो पेपर वाला केस लिया था, पेपर वाला, हाँ, स्पीड थी इसमें, हाँ उसमें भी वही है, उसमें 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 ये ऐसे एयर फ्लो होती है, देखो इधर, ऐसे वाली, ऐसे वाली। हम्म, ये वाला एक्सपेरिमेंट वो वाला था, ये तो कराते थे बर्नौली के में टीचर। तुम्हारे टीचर खराब होंगे तुम लोगों के, जिसके नहीं कराया होगा तो, हाँ। वरना, हाँ, वरना ये तो किसी टीचर को भी अपने आप पढ़ लेना चाहिए बताने से पहले कि भाई सिंपल एक्सपेरिमेंट जो ऐसे ही करा, बोल सकते हो, समझ आ जाए जिससे बच्चों को। जो इसने नहीं कराया वो तो फिजिक्स का सबसे बेकार टीचर टीचर होगा, हाँ, ऐसे वाले। चलो कोई नहीं, अगली चीज देखो, एप्लीकेशन देखते जाओ।
एक होता है वेंटुरी मीटर, ये बहुत पूछा था, एल नहीं है, वेंटुरी मीटर, ये पूछा जाता है। वेंटुरी मीटर किस सिद्धांत की, क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। VENTURI है, एल नहीं है वहां पर। वेंटुरी मीटर लिखो तो पहले, वेंटुरी मीटर इधर। वेंटुरी मीटर सुनना, इधर देखो, किसी भी, इधर सब लोग, वेंटुरी मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो किसी भी पाइपलाइन में एयर प्रेशर या प्रेशर नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई पाइपलाइन जा रही है ना, चाहे गैस की पाइपलाइन है, तेल की पाइपलाइन है, कोई भी ऐसी चीज, पाइप चीज है, उसमें प्रेशर, उसमें स्पीड कितनी है, वो मेजर करने के लिए वेंटुरी मीटर। और वो भी क्या करता है, वो बिल्कुल इसी शेप का होता है जो बर्नौली की थ्योरम वाला अभी ये हमने बनाया था, ये वाला, इस शेप का, इसका यूज किया जाता है बर्नौली। बस लिख देना है वेंटुरी मीटर, उसका यूज क्या करते हैं, हाँ, कि पाइपलाइन में प्रेशर और स्पीड मेजर करने के लिए। प्रेशर और स्पीड का रिलेशन है ना, तो कोई चीज मेजर कर सकते हैं वेंटुरी मीटर से। एरोप्लेन लिख दो, एयरप्लेन की जो विंग्स होती हैं, एयरप्लेन की विंग्स, विंग्स। एक ये भी लिख दो, बंसेंस बर्नर। बंसन बर्नर, बर्नर देखें, लैब में यूज करते थे किसी चीज को हीट करने के लिए, टेस्ट ट्यूब को हीट करने के लिए। अब उसको लैंप जैसा, जिसे कैसे बोले हैं, दिखा दिखा, हाँ, स्टोव जैसा, हाँ, स्टोव जैसा होता है। बंसेस बर्नर, बर्नर। नीचे, नीचे उसको ओपन कर देते हैं, एयर आने लगती है तो बहुत तेज जलने लगता है, बहुत तेज जलने लगता है। चलो, अच्छा, इसका एक यूज जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो है ये देखो, कहाँ गया, मैग्नस इफेक्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैग्नस इफेक्ट लिखना जल्दी, मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट ये बर्नौली थ्योरम का एक यूज है। इसका नाम तो अलग से बहुत पूछा जाता है, कि सुना, इधर देखो, कि ऐसा जो हम लोग क्रिकेट जो खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, कि बॉल को स्विंग कराते हैं, घुमा घूमते हैं, वो किस वजह से होती है, वो भी बर्नौली थ्योरम का यूज है। ठीक है, बर्नौली थ्योरम कहाँ गई, ये वाली देखो, ऐसे, नहीं, ये मैग देखो इधर, समझो इधर सब लोग, ये है तुम्हारा क्या, मैग्नस इफेक्ट, रुक जाओ, हाँ हाँ, वो समझ, मैग्नस इफेक्ट, ये समझो, बॉल स्विंग कैसे होती है। इधर देखो, ये बॉल अगर किसी ने इस तरफ घुमा के, देखो डायरेक्शन बना हुआ, घुमा के फेंकी, इधर समझ लो, ये वाला मैग्नेस इफेक्ट, उधर से बॉल फेंकी गई है, उस तरफ से प्लेयर ने फेंकी है, और इधर से ये एयर फ्लो है, एयर अपोजिट तरफ जा रही है, बॉल इधर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब बॉल को ऐसे घुमा के थोड़ा फेंका गया है, इधर ऐसे स्विंग जब किया जाता है। अब देखो इधर, तो बॉल का मूवमेंट इस तरफ है, एयर इस तरफ है, इसलिए इधर की जो हवा होती है, एयर, ये स्लो हो जाती है, तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। जबकि इस तरफ बॉल की जो नेचुरल जो एयर जा रही है, वो भी इस तरफ है, और बॉल भी इधर ही ट्विस्ट हुआ है, ये स्पीड तेज हो जाती है। स्पीड तेज होने का मतलब क्या है, प्रेशर कम हो जाना। प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर कम हो जाना, स्पीड तेज हो गई। ठीक है, और बॉल इस तरफ को घूम लेती है, टर्न टर्न कर लेती है। इसीलिए फुटबॉल में देखो, फुटबॉलर मारता है ऐसे करके, तो बॉल पूरा कर्व बना के ऐसे घूमती जाके, बॉल घूमती है। ये बर्नौली थ्योरम का ही यूज है, लेकिन इसको किस नाम से जानते हैं, मैग्नस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं, हाँ तो बना, जैसी मर्जी है बना, बना लो, लेकिन नाम जरूर लिख देना है, कि मैग्नस इफेक्ट इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की थ्योरम का यूज है। जैसे वही पेपर वाला ना, तेज अभी फूका था तो पेपर उधर ही मुड़ गया था, तो इसलिए तेज स्पीड हुई तो बॉल इधर की तरफ ही मुड़ जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगा, इसको मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं।
ट्रेन के बिल्कुल, हाँ, ट्रेन के बिल्कुल पास में ये सब यूज है, लिखना है अभी, वो भी लिखना है। ट्रेन के बिल्कुल पास नहीं खड़ा हुआ जाता ना, ट्रेन या ट्रक के, क्योंकि स्पीड तेज होगी तो अपनी तरफ खींचेगी उसको। हो गया। हो गया। चलो, हाँ वो लिख देना अभी जो इसने बोला था पुष्पेन ने, कि ट्रेन, हाँ, कि जो फास्ट मूविंग ट्रेन है या बस है, ट्रक है, उसके पास नहीं खड़े होते, क्योंकि स्पीड बढ़ी तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। हाँ, हम उसकी तरफ खिंच जाएंगे, बस। नोट डाल के 2 पॉइंट और लिख देंगे बस। बर्नौलीज की थ्योरम उन्हीं चीजों पर अप्लाई होती है जब यहां पर जो देखते हैं हम लोग पहले। लिमिटेशन इसको बोलते हैं, ये भी पूछ ली जाती है। बर्नौली की थ्योरम देखो इधर, प्रूफ होने के लिए जो हमने जितनी चीजें पढ़ी वो सही साबित हो, उसके लिए जो फ्लूइड है, जो भी द्रव्य है, वो नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस का मतलब उसमें श्यानता नहीं होनी चाहिए, गाढ़ापन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज, जितना गाढ़ापन होगा बर्नौली की थ्योरम डिस्टॉर्ट होने लगती है, वो अप्लाई नहीं होती पूरी तरीके से। तो नंबर 1 लिखना है, क्या लिखते हैं, लिमिटेशंस या कमियां, अलग से, हाँ, कि नॉन, श्यानता लिखना है, गाढ़ापन तो मैं बोलता हूँ समझने के लिए, श्यानता नहीं होनी चाहिए। हाँ, लिक्विड जो है बर्नौली थ्योरम अप्लाई होने के लिए वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, जो फ्लूइड है, मतलब क्या है, वो असंपीड्य होना चाहिए, वही चीज, असंपीड्य होना चाहिए। लिक्विड कैसा, फ्लूइड कैसा होना चाहिए, इनकॉम्प्रेसिबल। और एक और लिख देना, कि जो डायरेक्शन होना चाहिए फ्लो का ना, वो स्ट्रीमलाइन, मतलब सीधा होना चाहिए, ऐसा नहीं चक्रवात तूफान आ रहा है उसमें बर्नौली थ्योरम यूज करोगे आप ना। लीनियर फ्लो होने चाहिए, सीधे फ्लो होने चाहिए, लीनियर फ्लो या रेखीय प्रवाह लिख सकते हो, होना चाहिए। हाँ, रेखीय प्रवाह होना चाहिए, बस, बस बस बस। लेमिन क्या लिखना था मैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, सीधी रेखा, बस। और कुछ नहीं, बस ये तो गैस वाला हो गया, और कुछ है नहीं इसमें। एक लास्ट चीज हमें लिखनी है अलग से, बस। इधर देखो, ये नाम बस लिखना है, इधर देखो, कंप्रेस ना हो जो, वो इनकम्प्रेसिबल है। चलो देखो इधर, ल- इधर ये नाम पूछ लेते हैं कभी कभार कि लेमिनार फ्लो क्या होता है, या सीधा प्रवाह क्या है, लेमिनार। दूसरा देखो लिखा है टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट मतलब घुमावदार, हिंदी देखो, टर्बुलेंट देखो, हिंदी देखो, टरबाइन से नहीं बना, टर्बुलेंट मतलब इधर उधर, अस्त व्यस्त वाला जो है ना। टर्बुलेंट फ्लो डालना, खाली टर्बुलेंट मत डालना। देखो इधर, इधर किसी भी फ्लूइड का देखो इधर, ऐसा प्रवाह जिसमें वो एक स्मूथ, हाँ, हाँ, तो ये शांत प्रवाह हो जाएगा या अशांत प्रवाह हो जाएगा, शांत प्रवाह। हाँ, अंतर नहीं, बस वो शांत प्रवाह, लेमिनार इफेक्ट उसको बोलते हैं ना, इसलिए उसको लिखना है। उसको शांत प्रवाह को क्या बोला जाता है, जो कांस्टेंट फ्लो होता है ना, सीधा प्रवाह,
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप? जैसे कोई आपने कोई भी चीज किसी में लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, मान लो किसी बाल्टी में किसी चीज में, और नीचे एक छोटा सा एक होल कर दो, तो पानी जो है स्टेडली धीरे मतलब सही तरीके से बस निकलता रहेगा पाइप से। हाँ, बिल्कुल कांस्टेंट फ्लो से निकलता रहेगा। उस कांस्टेंट फ्लो को, जो सतत प्रवाह है, उसको लेमिनार फ्लो कहा जाता है। इसलिए बस ये पूछा है, लिख रहे हैं कि जो किसी भी लिक्विड का जो सतत प्रवाह होता है, कॉन्टिन्यूअस फ्लो, वो क्या कहलाता है? लेमिन ले, लेमिनार फ्लो। हम्म जिसमें देखो, इसकी कुछ खासियत है बस लेमिनार फ्लो की, बस वही लिखनी है, हमें ये वाला नहीं लिखना, टर्बुलेंट वाला। इस हाँ, सतत प्रवाह, इसको लेमिनार प्रवाह बोलते हैं। इसकी देखो दो तीन पॉइंट। पहला देखो, ये ऑर्डर्ड मोशन है। ऑर्डर्ड मतलब क्या है? ये संगठित या सतत प्रवाह है। ऑर्डर वाला वो लाइन लिख ही चुके हैं हम लोग। ये कब आता है? देखो, सतत प्रवाह। दूसरी चीज, जब हर पार्टिकल दूसरे के पैरेलल हो। लिक्विड जो जो प्रवाह हो रहा है, लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या है? समानांतर। ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, वो टर्बुलेंट प्रवाह हुआ जाके। तो पार्टिकल्स एक दूसरे के समानांतर होने चाहिए, लिख देना। नंबर वन, पहला पॉइंट लेमिनार फ्लो में। चेयर लानी पड़ेगी, अभी रहने दो, जगह कहाँ है इसमें? हाँ न, हाँ सर नहीं हुई। लो वेलोसिटी होनी चाहिए। ताप कैसा होना चाहिए? वेलोसिटी, स्पीड कैसी होनी चाहिए? कम। फास्ट मूविंग जो वेलोसिटी होती है, वो क्या कैसा प्रवाह बना देती है? टर्बुलेंट बना देती है, तेज। इसलिए गति जो है, स्पीड होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए। बस, और कुछ नहीं लिखेंगे हम। या ऐसे प्रवाह को जो एक रेखीय प्रवाह है, सीधी दिशा में चलता है, सतत प्रवाह है, उसको क्या कहा जाता है? लेमिनार फ्लो कहते हैं। बस, ये दो अलग से नाम, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैग्नस इफेक्ट, लेमिनार फ्लो। हाँ, पाइपलाइन में भी वो होता है, और क्या? हाँ, कांस्टेंट स्पीड से कोई भी लिक्विड बहता रहे, नियत स्पीड से। बस, बस ये हमारा गैस वाला हो गया काम। और नहीं लिखना है इसमें कुछ, बस।